स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ट्यूबर उस्ताद। और आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारी नई बुक में से चैप्टर नंबर 7 रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स को सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं। हमारी बुक के अंदर इसको डिफाइन किया गया है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। पर इसकी डेफिनेशन इतनी सी नहीं है, इसको थोड़ा सा हम लोग एलैबोरेट करके लिखेंगे। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो बनती है वो है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of rate of reactions, factors affecting rate of reactions and the mechanism of reactions is called as chemical kinetics। हम लोग इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर एक तो रेट ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट करते हैं या स्टडी करते हैं, उसके बाद हम लोग उन फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को, और हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस को भी स्टडी करते हैं। इसके अलावा कई बार हम लोगों के पास इसी ब्रांच के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस भी आ जाएंगे। अब हम चलते हैं, काइनेटिक्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि हमारे रिएक्शन की पेस क्या है, कि रिएक्शन स्लो है, फास्ट है या मॉडरेट है। तो इसी बेस पे हमारे पास जो हमारे रिएक्शन की टाइप्स हैं वो दी गई हैं। यहाँ पर 3 टाइप्स बताई गई हैं। सबसे पहले है फास्ट रिएक्शंस, फिर है मॉडरेट रिएक्शंस, फिर है स्लो रिएक्शंस। फास्ट रिएक्शंस जो हैं वो याद रखिएगा कि ऐसे रिएक्शंस हैं जो लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसी तरह मॉडरेट रिएक्शंस जो हैं ये ना बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और ना बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। ये दरमियानी स्पीड के साथ कंप्लीट होते हैं, जिसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर एग्जाम्पल है। फास्ट रिएक्शन ऊपर जो था उसमें एक्सप्लोजन आ जाती है जो कि फौरन से हो जाती है। इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट और NaCl का रिएक्शन है। NaCl का हम सोल्यूशन लेते हैं, उसमें सिल्वर नाइट्रेट जैसे ही ऐड करते हैं सिल्वर क्लोराइड बनता है, इसके प्रेसिपिटेट बनते हैं जो कि हमें बताते हैं कि रिएक्शन हो चुका है, और ये रिएक्शन फौरन से हो जाता है। इसके बाद स्लो रिएक्शन के अंदर हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन आ जाती है। जंग लगने के अमल को कहते हैं हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन, और ये स्लो रिएक्शंस में से है। अब इसके बाद चलते हैं आगे, तो हमारे पास इसी चैप्टर के इंट्रो के अंदर बताया गया है कि इंपॉर्टेंस क्या है रिएक्शन काइनेटिक्स की। तो हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस के अंदर आप लोगों को बताना चाहिए कि ये हेल्पफुल है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारे पास ऑप्टिमम कंडीशंस कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। व्हाट आर द ऑप्टिमम कंडीशंस? ऑप्टिमम कंडीशंस ऐसी कंडीशंस होती हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर जो उसके रेट को अफेक्ट करती हैं। सॉरी, ऑप्टिमम कंडीशन हमारे पास ऐसी कंडीशंस हैं जिनके साथ आप लोग देखते हो कि किस जगह पर हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आ रहे हैं। अच्छा, अब चलते हैं आगे। तो ऑप्टिमम कंडीशंस में हमारे पास टेम्परेचर की कंडीशंस आ जाती हैं, कैटलिस्ट आ जाता है, कंसंट्रेशन आ जाती है। तो ये ज़रूरी क्यों है कि हम लोग ऑप्टिमम कंडीशंस क्यों जानना चाह रहे हैं एक रिएक्शन की? जब भी इंडस्ट्री लगाई जाती है तो उसके अंदर एक रिएक्शन की ऑप्टिमम कंडीशंस पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी हमें पता चल सके कि एक रिएक्शन जो है वो हमें कितना फ़ायदा देगा। अब ऐसा तो नहीं है कि इंडस्ट्री लगाते हैं और उसके अंदर सिर्फ हम लोग पैसे लगाते जाएं और हमें मुनाफा ना हो। हम चाहते हैं कि हम लोग की कॉस्ट कम आए, कॉस्ट इफेक्टिव हो रिएक्शन, और कॉस्ट कम आने के साथ साथ प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। तो इस वजह से हम लोग रिएक्शन काइनेटिक्स का सहारा लेते हैं। ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे चैप्टर का जो क्या है रिएक्शन काइनेटिक्स। अब चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है कोलेजन थ्योरी। कोलेजन थ्योरी क्या कहता है वो देख लेते हैं। जो कोलेजन थ्योरी है, कोलेजन थ्योरी के अंदर आप लोगों के पास एक्सप्लेन करता है कि एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कैसे होता है। अच्छा, कोलेजन थ्योरी कहती है कि रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, रिएक्टिंग स्पीशीज, अच्छा ये रिएक्टिंग स्पीशीज क्या क्या हो सकती हैं? ये एटम्स हो सकते हैं, ये आयंस हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अच्छा, इन तीनों के लिए वो क्या कहते हैं कि कोलेजन थ्योरी में बताती है जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं पहले तो ये फॉर्म करें होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर फाइंड आउट करें हमारे पास, और फिर बाद में क्या करें? कोलाइड भी करें। क्या करें? कोलाइड करें। कौन? इनके जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं वो कोलाइड करें। याद रखिएगा ये जो कोलेजन है ना, जो कि होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म होने के बाद है, ये 2 तरह की हो सकती हैं।
एक होती हैं हमारे पास इनइफेक्टिव कोलिजन्स, एक है इनइफेक्टिव कोलिजन्स और दूसरी है हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन्स। कौन सी हैं? इफेक्टिव कोलिजन्स। याद रखिएगा जो इनइफेक्टिव कोलिजन्स होती हैं ना, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, वो एक दूसरे के पास आते हैं, टकराते के बाद या बगैर टकराए ही क्या होते हैं, बाउंस बैक कर जाते हैं, हमारे पास केमिकल चेंज नहीं आता। पर जो इफेक्टिव कोलिजन्स हैं, जब मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म होता है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के साथ साथ हमारा प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है। तो इफेक्टिव कोलिजन्स जो हैं, इनकी कुछ कंडीशंस हैं। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स? कंडीशंस फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स। इफेक्टिव कोलिजन्स जो हैं, इनको करवाने के लिए दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन जो हमारे पास आ रही है ना, उसके अंदर क्या आ जाता है कि हमारे पास प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन किनकी? मॉलिक्यूल्स की, जो कि टकराने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास इनकी जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि इनको रिक्वायर होती है कोलिजन के लिए, वो होनी चाहिए इनके पास। तो मैं यहां पर इसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का नाम दे देता हूं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिक्वायर्ड है कोलिजन्स के लिए। इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को मैं बाद में एक्टिवेशन एनर्जी का नाम दूंगा। और वो कैसे, वो भी हम लोग यहाँ पर एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे, उसके अंदर हमें पता चलेगा कि हम एक्टिवेशन एनर्जी किसे कह रहे हैं। तो इन सारी बातों को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहा हूँ। इसको देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से एक रिएक्शन स्टार्ट होता है। इसके अंदर हम लोग यहाँ पर एनर्जी को ले लेते हैं और इसी तरह से इस साइड पर हम लोग रिएक्शन की प्रोग्रेस देखेंगे। प्रोग्रेस ऑफ हम लोगों के पास आ जाएगी रिएक्शन की प्रोग्रेस इस साइड पे और इस साइड पे आ जाएगी एनर्जी। हमारे पास लेट सपोज दो मॉलिक्यूल्स हैं। लेट सपोज एक मॉलिक्यूल है ए। कौन सा मॉलिक्यूल है जी? ए मॉलिक्यूल, जो कि रिएक्ट करना चाहता है किसके साथ मेरा बेटा? बी मॉलिक्यूल के साथ। ये आपके पास बी मॉलिक्यूल है जिसके साथ ये कोलाइड करने वाला है। ये आपके पास क्या है जी? बी मॉलिक्यूल। ये है बी मॉलिक्यूल, ये आपके पास ए मॉलिक्यूल है, या आप एटम्स भी कह सकते हैं। तो हमारे पास ये जो कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करते वक्त अगर आप देखें तो यहां पर इनका कोई ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। अच्छा, इस ग्राफ के अंदर अगर हम लोग रिएक्टेंट्स की पोजीशन देखें, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं जो कि आप लोगों के सामने है। ये क्या है जी? हमारे रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट की पोजीशन को ना मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन के साथ शो कर देता हूँ कि ये इनका एनर्जी का आप कह सकते हैं कि एरिया है जहां पर आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक पीक है जहां पर ग्राफ की पीक पोजीशन है। इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं कि ये पोजीशन जो है ये हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है इसको डबल डैगर साइन के साथ हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये सिर्फ 10 पावर -13 सेकंड्स के लिए फॉर्म होता है रिएक्शन के अंदर और उसके बाद फौरन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसे रिएक्शन इंटरमीडिएट भी कहा जाता है। अच्छा, ये ए और बी कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और फिर हमारे पास एक नया मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है या हमारे पास हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है जिसका नाम है ए बी। क्या नाम है हमारे पास? ए बी। ए बी मॉलिक्यूल यहां पर फॉर्म हो चुका है। कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म हो चुका है हमारे पास? ए बी मॉलिक्यूल। तो यहां पर अगर देखें ये ए और बी आपस में रिएक्ट करके हमारे पास ए बी मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं।
तो यहाँ तक तो हमारे पास जो बातें हम करके हैं उन सारी बातों को मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर हम लोग देखें तो ये रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, इनको हमने कोलाइड करने दिया। अगर तो इनफेक्टिव कोलिजन होती तो फिर ये बाउंस बैक कर जाते, पर क्योंकि इनकी अफेक्टिव कोलिजन है तो याद रखिएगा अफेक्टिव कोलिजन के लिए आपको मैंने बताया था प्रॉपर ओरिएंटेशन, इनसे प्रॉपर ओरिएंटेशन तो मिल गई, अब इनको वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी चाहिए जिसकी वजह से ये कोलाइड करें और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएं। याद रखिएगा कि यहां से यहां तक का जो एनर्जी का गैप है ये रिएक्टेंट के और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के दरमियान में, इसी को हम लोग कहते हैं ये है एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू कोलाइड इन एन एफिशिएंट वे, और हम लोग इन्हें कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है। हमारे पास ये जो गैप है ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। एक्टिवेशन एनर्जी जब प्रोवाइड की जाती है प्रॉपर ओरिएंटेशन वाले मॉलिक्यूल्स को तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। और आपको पता है कि जैसे ही हम लोग ये फॉर एग्जांपल पत्थर है इनको उठा के यहां तक ले आए तो बस इनको यहां से छोड़ना और खुद ब खुद हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हमारे पास सारे का सारा तरीका है कि किस तरह हमारे मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हमें कोलिजन थ्योरी बता रही है। इसको हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी कहते हैं, इसे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी बोला जाता है, जिससे हमारे पास हमारा रिएक्शन एक्सप्लेन होता है। इधर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को भी डिफाइन कर लेते हैं कि ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसको EA से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to form an activated complex। हम लोगों के पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है। तो यहां तक हमारी कोलिजन थ्योरी के अंदर जो बातें बताई गई थी वो खत्म हो गई। अब चलते हैं आगे हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आ रहा है आगे रेट ऑफ रिएक्शंस का टॉपिक। आपको पता है कि अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि रिएक्शन कैसे होता है स्टार्ट, उसके बाद हमने देखा कि रिएक्शन की टाइप कौन सी है। अब देखिए रिएक्शन के दौरान आप लोग अगर देखना चाहते हैं कि एक रिएक्शन का रेट क्या है, भाई हमारे पास प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज कैसे आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसके बाद मैं रेट ऑफ रिएक्शन का टॉपिक स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।